हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। घटनाचक्र पूर्वावलोकन कंबर किया जा रहा है जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का है। इसमें अभी तक इसका लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट किया जा चुका है और आज हमारा जो है इसके अंतर्गत लेक्चर दूसरा कवर किया जाएगा। चलिए तो इसको पढ़ने के पहले जिस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं उस स्ट्रेटजी के बारे में जान लेते हैं। इस स्ट्रेटजी के अंतर्गत आपको 10 लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपके 42 चैप्टर को कवर करेंगे। टोटल एक 480 पेज को कवर किया जाएगा। लेक्चर फर्स्ट के अंतर्गत आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो चैप्टर हैं इसको कवर किया गया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या फिर आप इसकी राज्य व्यवस्था एवं शासन की प्लेलिस्ट है वहाँ घटनाचक्र पूर्वावलोकन की, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपको ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। आज का जो हमारा लेक्चर है वह लेक्चर 2 है जिसमें आप 8, 9, 10, 11, 12 मतलब कि टोटल 5 चैप्टर को कवर करेंगे। इसी तरीके से ये स्ट्रेटजी जो फॉलो की जा रही है वह रोज़ाना आपको एक लेक्चर के साथ ये जो चैप्टर दिए गए हैं तो उस बेसिस पे कवर किया जा रहा है। जिसमें लेक्चर 3 के अंतर्गत आपका 13, 14, 15, 4th के अंतर्गत इस तरीके से आपका 5th के अंतर्गत 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से ये चैप्टर कवर किए जाएंगे। आज के हमारे कौन कौन से लेक्चर हैं चलिए तो देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। 8, 9, 10, 11, 12 तो इसके अंतर्गत हमारे आते हैं कौन कौन से। 8वें नंबर पर आता है उद्देश्य का, 9वें नंबर पर आता है शासन प्रणाली, 10वें नंबर पर राष्ट्रीय प्रतीक, 11वें नंबर पर राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र और 12वें नंबर पर नागरिकता। तो इस तरीके से हमारे 5 जो चैप्टर हैं आज इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। कल जो कवर किया गया है उसमें आपको बता दें कि आपका जो भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा के सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, संविधान सभा की प्रमुख विशेषताएं, संविधान सभा की समितियां, संविधान के स्रोत, प्रमुख भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां को कवर किया जो कि टोटल 7 चैप्टर को कल कवर किया गया था। आज जो है उसमें आपके आते हैं ये जितने टॉपिक हैं टोटल 5 टॉपिक आते हैं। तो चलिए इनको एक एक करके शुरू करते हैं। इसमें देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको स्टार्ट किया गया। सबसे पहले आपका उद्देश्य का आता है। उद्देश्य का जो हमारी इस श्रृंखला का जो आज का हमारा लेक्चर है उसके अंतर्गत पहला है। इसमें आपके एक जो इस तरीके से आपको पहले नोट्स पढ़ाया जा रहा है उसके बाद इसके प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है। तो इसमें उद्देशिका के अंतर्गत आता है सबसे पहले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो कब उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में अंगीकृत किया गया और उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया और संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित कराती है और उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक होती है। सरललादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है और प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो कि 1973 में आया था उसे स्वीकार किया गया था। इससे पूर्व बेरुवारीवाद 1960 को उद्देशिका में संविधान का अंग नहीं माना और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो कि 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद 1994 को उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्ष का शब्द का मूल लक्षण है और उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लेखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है और B.R. अम्बेडकर ने सांविधिक उपचारों के अधिकार की में संविधान की आत्मा और हृदय माना है। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री भी कहा है और सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। तो B.R. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा हुआ है। तो इस तरीके से ये प्रस्तावना के संदर्भ में एक शॉर्ट नोट्स है। चलिए तो अब इससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जिसमें पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित अवतरण में
जैसे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज मतलब कि यहाँ पर आपका एक डैश दिया गया है, तो आप मेरे को इसके अंतर्गत बताना है, जिसमें आपको ऑप्शन में इसका आंसर दिया होगा। कोयेतक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इस जगह पर कौन सी डेट उपयुक्त होगी। तो इसके अंतर्गत जो आपकी डेट होगी वह ऑप्शन बी हुई, क्योंकि यह संविधान जो अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था वह 26 नवंबर 1949 को किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। अब आता है इसके अंतर्गत नेक्स्ट कि भारतीय गणतंत्र जो कि 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। ऑप्शन ए आता है लोकतांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन बी आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, और ऑप्शन इसके अंतर्गत तीसरा आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, और ऑप्शन डी आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा कि इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य आता है, तो ऑप्शन सी होगा। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान के तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की थी और समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 के द्वारा जोड़े गए थे, तो इसके अंतर्गत आता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो ऑप्शन ए आता है लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, और ऑप्शन डी आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान निर्माताओं के मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है। तो यह किस में होता है, उद्देशिका में, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व की उसी क्रम में उल्लेख किया गया। जैसे कि न्याय कितने तरीके के हैं, स्वतंत्रता कितने तरीके की, समानता कितने तरीके की, और भ्रातृत्व की भावना जो है वह कितने प्रकार की इसमें उल्लेखित की गई है। ऑप्शन ए 3, 5, 2, 1 में, ऑप्शन बी 1, 3, 5, 2 में, ऑप्शन सी आता है इसके अंतर्गत आपका कि 2, 5, 3, 1, और ऑप्शन डी आता है 5, 2, 1, 3। इसमें पहला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि आपके भारत के संविधान के प्रस्ताव में 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, और 2 प्रकार की समानता है, और 1 प्रकार की भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। तो आपके ऑप्शन में 1 में 3, 5, 2, 1 का फॉर्म है, तो जिसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो इसमें जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की संकल्पना है इस तरीके से दिया गया है, लेकिन किसी भी इसमें क्रम में नहीं संदर्भित करता है। तो इसमें ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करता है, जिसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारण जैसे सार्वभौमिक समता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र है, जिसमें अगर देखा जाए तो एक नोट के तौर पर दिया गया है कि इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य दिया गया और जनवादी शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में उल्लेखित नहीं किया गया। यह जो उद्देशिका में जो जनवादी शब्द है वह चीन के संविधान के में उल्लेख किया गया, तो भारत के संविधान में नहीं किया गया है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन आपका उत्तर नहीं होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है, तो ये कौन सा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। नेक्स्ट आता है कि इसमें
समाजवादी प्रजातांत्रिक सार्वभौमिक धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत आपको बताना है कि ये किस तरीके से एक दूसरे से मेल खाता है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आता है, इसमें आपका बताना है। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, इसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक। तो इसमें ऑप्शन ए होगा जो इसके विचारों का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। तो इस प्रस्तावना को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, इसे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो प्रस्तावना में आपका ऑप्शन सी होगा जो कि समाजवादी और पंथनिरपेक्ष के तौर पर जोड़ा गया है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो किसको वर्णित करता है, संविधान की प्रस्तावना को। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें अखंडता इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जो जोड़े जाने वाले शब्द होते हैं वह आते हैं समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतुगत्वा उद्देशिका बना। दूसरा आता है कि इसकी प्रगति न्याय योग्य नहीं है। तीसरा आता है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। और चौथा आता है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका पहला, दूसरा और चौथा आपका सही है। तो इसके साथ ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान की प्रस्तावना में विधिक स्वरूप कैसा है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। समाजवादी शब्द किससे जोड़ा है, 42वें संविधान संशोधन से। फिर आता है संविधान संशोधन में समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन से। और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना शब्द में नहीं थे। तो क्या नहीं था, समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता, जिसको 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। फिर आता है भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन से। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। तो यह किस चीज़ को सुनिश्चित करता है, ऑप्शन ए सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो इसमें ऑप्शन डी होगा क्योंकि यह सभी चारों को उल्लेखित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत के नीचे दिए गए कथन में आपको बताना है। कथन पहला दिया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। कथन कारण दिया गया है कि इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है क्योंकि इसमें पहला दूसरा सही है जो कि आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना किससे आरंभ होती है, हम भारत के लोक से। तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों में प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो बी द पीपल ऑफ इंडिया जो है वह आपके ऑप्शन डी के अंतर्गत आता है जिसमें संविधान की प्रस्तावना है। नेक्स्ट आता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव हैं और यह सिद्धांत माना जाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द सही भाव व्यक्त करता है। तो इसमें धर्म सही शब्द जो है वह भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं, यह सही भाव को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो संघीय शब्द उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की उद्देशिका में शामिल नहीं है। तो ये आपका जो शब्द है कौन सा, लोक कल्याण, इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का वर्णन नहीं है। तो इसके अंतर्गत जो शब्द आता है आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। अब आता है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, वह धार्मिक न्याय है।
तीन तरीके के न्याय हैं, धार्मिक न्याय नहीं है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कथन सही है, जिसमें कहा गया है, ऑप्शन ए आता है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के भाग नहीं थे, तो ऑप्शन ए आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 34 नंबर का, जिसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो ये उद्देशिका है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है, इसके अंतर्गत की निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, तो यह कि यह मुंशी के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन डी होगा। ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, तो यह बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। इसके बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया है कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, तो ये आपका बेरोबारीवाद है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है, तो ऑप्शन ए होगा। बेरोबारीवाद कहता है कि बेरोबारी यूनियन के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया था। इसके संदर्भ में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा को प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, तो यह बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया था। इस शब्द में कहा गया था कि इस मामले में कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में मामले में बहुमत से लिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया हुआ था, तो इसके अंतर्गत ऑप्शन डी होता है। नेक्स्ट आता है कि केशवानंद भारती जो 1973 में आया था, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया, और सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रासंगिक उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, और अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा जहां पर अपना व्यक्तित्व या पहचान खो देगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, तो इसमें ऑप्शन सी होगा कि यह मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मूल कर्तव्य के अध्याय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। यह संविधान की आत्मा है, ऑप्शन बी आएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय हैं, 3 तरीके के न्याय आते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसके सभी नागरिकों को कौन कौन सा न्याय प्रदान करती है, वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करती है। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों के रूप में आर्थिक न्याय में उपबंध दिया गया है। उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय का उपबंध दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में कि ऑप्शन ए दिया गया है कि संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं होता। ऑप्शन बी आता है कि संविधान का भाग नहीं और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। ऑप्शन सी संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। ऑप्शन डी संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर बताना है, तो इसमें ऑप्शन डी होगा कि भारतीय संविधान में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की बृहद संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया था कि उद्देश्य का संविधान का भाग है, और ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्री बेरोबारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देश्य का भारत के संविधान के भाग को नहीं पलटते हुए उलटते हुए दिया था। इस प्रकार उद्देश्य का संविधान का भाग है या संविधान के अन्य भागों के निर्वाचन में इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट आता है कि संविधान में दिया गया आमुख होता है। पहला दिया गया है न्यायालय में लागू नहीं होता, दूसरा महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, तीसरा शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, चौथा संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कौन सा उत्तर होगा। तो इसमें आपका कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है कि इसमें कोई भी उत्तर नहीं है, तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान की आमुख जो कि उद्देशिका कहा गया है, इसमें प्रश्न में उद्देशिका की सभी चारों कथन सत्य हैं। चारों कथन सत्य है, लेकिन किसी भी विकल्प में चारों कथन एक साथ नहीं दिए गए हैं। यह भी ध्यान दिया गया है कि किसी भी विकल्प में केवल विश्लेषण पर स्रोत नहीं लगा है, इसलिए हम उस का विकल्प का चयन कर सकते हैं जिनमें अधिकतम कथन शामिल किए गए हैं।
तो इसमें आपके जो अधिकतम कथन में इसमें दिया गया है, तो इसमें कोई मतलब कि इसको डिलीट ही कर दिया गया होगा, क्योंकि इसमें चारों ही कथन इसके अंतर्गत सही है आपके। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा सही है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी है कि सामाजिक समानता और संविधान में प्रत्याभूत है। तो इस तरीके से होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार में विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है और संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात कही गई है। अब आता है नेक्स्ट शासन प्रणाली, जो हमारा इसका दूसरा टॉपिक है। शासन प्रणाली के अंतर्गत नोट्स देख लेते हैं कि किस तरीके से दिया गया है कि राजतंत्र जो है वह शासन की प्राचीनतम रूप है, जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है। जो राज मुकुट धारण करता है वह आनुवांशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है। कुलीन तंत्र से अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। यह शासन वह रूप होता है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती तथा उसका प्रयोग वही करते हैं। तानाशाही इसे अधिनायक तंत्र कहा जाता है। यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है, जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है और किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता। प्रजातंत्र वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप प्रजातंत्र है। इसके अंतर्गत प्रजातंत्र में विद्यमान होता है कि वह जनता में सत्ता के निहित होती है, अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं, जिनके प्रमुख है संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों को व्यवहार्यता संसदीय शासन व्यवस्था या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार एवं सत्ता होते हैं, और किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होता है, और इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। वर्ष 1947 से पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय भारत की जनता का शासन नहीं था, बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है, और इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कर्तव्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेही होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति बहुमत पर निर्भर करता है, और भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्र या राज्यों की संवैधानिक रूप से बांटा गया है, और यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है। और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, जिसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के नाम से जान लेते हैं, वह समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका की शासन राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को कभी भंग नहीं कर सकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है और राष्ट्रपति की कार्यपालिका का प्रमुख होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र की ही होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वक्तव्य में हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है, जो प्रतिनिधियों के निर्वाचन सत्ता जन संचालन हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवकों का दर्जा प्राप्त होता है, और भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों में संविधान में स्पष्टता विभाजित किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है, और ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया गया, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं और भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल होता है। भारतीय गणतंत्र है, इसका आशय भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है, और भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों ही व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान में मूलतः यह संघात्मक होता है। केसी व्हीलर ने भारत में अर्ध संघात्मक राज्य कहा है, और जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा हुआ है। भारतीय संविधान अत्यधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है, और यह कथन केसी व्हीलर के द्वारा कहा गया था और बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया था कि संविधान को संघात्मक के तंग पर ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो इस तरीके से ये इसमें व्याख्या दी गई है।
अब इसके प्रश्न कोश को जान लेते हैं कि इसमें किस तरीके के प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों में सबसे पहले आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम वर्णन करता है। ऑप्शन ए दिया गया है व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। ऑप्शन बी आता है कि एक निश्चित भूभाग को बनाए रखने के लिए लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने और अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने और अपनी जीविका को साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। ऑप्शन सी आता है कि बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय में अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते हैं। और ऑप्शन डी आता है कि एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिनके एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनको आप देख लीजिए। तो इसमें राज्य की सही परिभाषा किसमें उल्लेखित की गई है। इसके अंतर्गत जो सही परिभाषा है ऑप्शन ए के अंतर्गत दी गई है, तो आपका उत्तर ए होगा। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण है। तो जिस यहाँ पर संप्रभुता होगी वह राज्य महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की निम्नलिखित भारत की संप्रभुता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और पहला दिया गया है कि भारत राष्ट्रसंघ का सदस्य है। दूसरा आता है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो इसमें दिए गए शब्द का प्रयोग करते हुए तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि केवल एक है। नेक्स्ट आता है कि इस भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें कौन सर्वोच्च है। तो इसमें संविधान सर्वोच्च है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो यह संसदात्मक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है इसमें कि संसदात्मक शासन प्रणाली होती है वह विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट आता है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार होती है जिसमें जो ऑप्शन ये दिया गया है कि संसद के सभी राजनीतिक दलों पर सरकार के प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन बी सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन सी सरकार लोगों को निर्वाचित होती है, उनके द्वारा हटाई जा सकती है। और ऑप्शन डी आता है कि सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा कि यह सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था की गई है और यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई है। तो ये आपकी ग्रेट ब्रिटेन में की गई, तो ऑप्शन ए होगा कि संसदात्मक सरकार जो का स्वरूप जो है वह अधिकांश देशों में प्रचलित है। सर्वप्रथम यूके ग्रेट ब्रिटेन में परिलक्षित हुआ। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में ऑप्शन ए आता है कि वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। ऑप्शन बी आता है सामूहिक उत्तरदायित्व प्रणाली है। ऑप्शन सी आता है कि द्विसदनीय विधायिका है और ऑप्शन डी आता है न्यायिक पुनरावलोकन। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन डी होगा कि यहाँ पर प्रणाली ईसा की दोनों की संसदीय प्रणाली में ये न्यायिक पुनरावलोकन भिन्न है, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा है वह भारतीय संसदीय प्रणाली में लागू है लेकिन ब्रिटेन में लागू नहीं है। और इसका अर्थ होता है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है और इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणाली में लागू होती है। नेक्स्ट आता है कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है,
किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है, जिसमें पहला आता है कि जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। दूसरा आता है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, तो इसमें ऑप्शन सी होगा कि पहला और दूसरा कथन सत्य दिया गया है कि ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है, जहां संसद सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है जो किसी विधि या सृजन या किसी विधि का समापन करती है। दूसरी ओर भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार की व्यवस्था है जिसके तहत संसद के विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है और केशवानंद भारती के बाद 1973 के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय में यद्यपि संसद में संविधान संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया था और इसमें यह भी निर्धारित किया गया था कि संविधान की मूल संरचना या सांचे या ढांचे में परिवर्तन करने वाले कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता, जिसके कारण से पहला कथन सत्य है। और दूसरा कथन इस कारण से सत्य है क्योंकि भारत में संसद के किसी भी अधिनियम में संशोधन संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145 के क्लॉज 3 के तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को भेजे जाते हैं और अनुच्छेद 145 के क्लॉज 3 में प्रावधानित है जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित होता है और उसका निश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होती है, जो कि संविधान पीठ के लिए अभिहित किया गया है। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो ये अध्यक्षात्मक सरकार यहाँ की विशेषता नहीं है क्योंकि अध्यक्षात्मक सरकार जो में है वह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें राष्ट्रपति पद्धति की जो सरकार है वह इसमें सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आता है। अब आता है भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि यहाँ पर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है इसमें कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि क्या लाभ है इसका प्रमुख। ऑप्शन ए दिया गया है कि कार्यपालिका विधानमंडल दोनों स्वतंत्र कार्य करते हैं। ऑप्शन बी आता है कि यह नीति की निरंतरता प्रदान करते हैं और अधिक दक्ष हैं। ऑप्शन सी आता है कि कार्यपालिका जो है वह विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है और ऑप्शन डी आता है कि सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है, तो इसमें ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। पहला, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा, वह राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो इसके अंतर्गत आपका पहला और दूसरा कथन जो है वह सत्य है, तो ऑप्शन ए होगा। कि इसमें व्याख्या के संदर्भ में देखें कि अनुच्छेद 75 के क्लॉज 5 में कहा गया है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के अंतर्गत ये कहा गया है, इसलिए कथन दूसरा सत्य है क्योंकि लोकसभा संसद का भाग होती है और भारत में राज्य या राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी होगा क्योंकि विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, तो इसके अंतर्गत ऑप्शन सी आएगा। नहीं, इसमें डी आएगा आपका ऑप्शन, इसमें ई दिया गया है, तो इसके अंतर्गत कि इसमें से कोई भी इसमें नहीं दिया गया। शासन प्रणाली की 2 पद्धतियाँ होती हैं जिसमें संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होती है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं बनता। तो इस तरीके से इसकी ये व्याख्या है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक को चुनिए जो कि मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांतों को अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन ए दिया गया है कि एक ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना जो कम से कम किसी की व्यवस्था है और जिसमें उत्तरदायित्व जटिल होता है लेकिन उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ऑप्शन बी आता है कि ऐसी सरकार के कामकाज में
तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऑप्शन से ये आता है कि सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि। और ऑप्शन डी आता है कि उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिनका जनता पर नियंत्रण हर राष्ट्रोन्मुख दशा में होता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि इसके अंतर्गत कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं। तो किस में निहित होती हैं? यह राष्ट्रपति में, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। पहला आता है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा आता है कि इसे संसदात्मक रूप की सरकार है। तीसरा आता है कि यह सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। और चौथा आता है कि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला दिया गया है कि यह भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। दूसरा आता है कि भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है। तीसरा आता है कि इसे भारत में लोकतांत्रिक समाज है। और चौथा आता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन डी होगा कि इसमें चारों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो सत्तावादी सरकार होना भारतीय राष्ट्रतंत्र की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इसके अंतर्गत आता है कि कहा गया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकरण को प्राप्त होता है या किसको? भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। कि केंद्र या राज्य सरकारों के प्राधिकार का जो स्रोत है वह भारत का संविधान है। और संविधान शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कथन कहता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। दूसरा कहता है इसके अंतर्गत कि यह भारत का अपना एक संविधान है। तो इसके अंतर्गत आपको सही बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी होगा कि इसमें पहला दूसरा कथन तो सत्य है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। जिसमें कहा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका की प्रारंभिक शब्द हों, जिसमें हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए दर्शित होते हैं। लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, जो कि शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। और भारत का अपना लिखित संविधान है, जो कि सबसे बड़ा लिखित संविधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा सुशासन में विशेषता नहीं रखता है? तो ये लाल फीताशाही सुशासन में विशेषता नहीं रखता है। तो सुशासन की विशेषता नहीं रखता है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता आदि जो है वह सुशासन की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन बी होता है कि कल्याणकारी राज्य नागरिकों के, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को सामाजिक आर्थिक विकास के सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। और यही कारण होता है कि भारत में मलाईदार परत को अर्थात पिछड़ों में अंगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता। हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे किसान के लिए है। संघ सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट होता जा रहा है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा केंद्र में वंचित वर्ग ही होते हैं। अब आता है कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह किस अवधारणा पर आधारित है? यह ऑप्शन ए है, कल्याणकारी राज्य पर। कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। और यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का व्याख्या करता है, जिसमें कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है और मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं का उपबंध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता है। तो इस तरीके से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो यह साम्यवादी राज्य जो होता है वह इसका दर्शन नहीं है। तो ऑप्शन डी होगा कि भारतीय संविधान के कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता या न्याय, पंथनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। और समाजवादी राज्य एवं राजनीतिक समानता या न्याय का उल्लेख हमें उद्देश्यता में मिलता है। वो कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 28 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें एक संसदात्मक प्रजातंत्र होना, यह इसमें सत्य है कि संसदात्मक प्रजातंत्र जनता में निहित होती है और संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, तो यह जनता है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है, तो यह एकल कार्यपालिका है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो यह इसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला कहता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। दूसरा आता है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करती है। तीसरा आता है ऑप्शन सी कि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकती। और ऑप्शन डी आता है कि उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी जो सही होगा, क्योंकि इसमें सभी कथन जो हैं वह सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो यह यूएसए में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का सर्वप्रथम उदय संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है और वह लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुनी जाती है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है। नेक्स्ट आता है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, किसके तथ्य पर, कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त होता है, तो ऑप्शन सी होगा। कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित होता है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही या उचित तरीके से नहीं करते हैं, तब जनता चुनावों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल या सरकार को पराजित कर हटा सकती है। इसमें नेक्स्ट आता है कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि यह क्रियाशील बनाता है, किसको, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत कि भारत एक गणतंत्र है, किसका अर्थ है, तो यह भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। या इसका अर्थ होता है कि गणतंत्र का आशय होता है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसमें वंशानुगत नहीं होता है। और भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और भारत में ये गणतंत्र है। भारत का एक गणतंत्र जिसमें अंतर्निहित होता है वह कौन होता है, वह राज्य का अध्यक्ष इसमें निर्वाचित होता है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किन से भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, तो यह केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बीच में वितरण को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान कैसा है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला होता है। नेक्स्ट आता है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली तथा ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन होता है, तो ऑप्शन बी है, क्योंकि ब्रिटेन और भारत में न्यायिक समीक्षा दोनों में है। मतलब कि आपके जो भारत में है संसदीय इस ब्रिटिश संसद में इस न्यायिक प्रणाली का अभाव है और संसद के लिखित संविधान का भी अभाव है, जो कि एक संप्रभु निकाय है। जबकि भारतीय शासन की कार्यप्रणाली में संविधान की सीमाओं के अधीन भी आती हैं और न्यायिक समीक्षा के अधीन भी आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि नीचे दिए गए कूट में कौन सा सही है। पहला कहता है कि भारत के संविधान की एक संघीय प्रणाली है। दूसरा कहता है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो इसमें कौन सा सही है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। कि भारतीय संविधान एक संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है, क्योंकि यह केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। यह कोई पूर्ण संघ नहीं है, क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। कारण आता है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि कौन सा कथन सत्य होगा। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि दोनों ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कहता है कि ए सही है, आर गलत है। और ऑप्शन डी आता है कि ए गलत है, आर सही है। तो इसमें ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि इसका स्वरूप संघीय है। तो इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, तो ये इसके संघीय स्वरूप को दर्शाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन इसके अंतर्गत कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो भारतीय संविधान का संघीय लक्षण कौन सा नहीं है। इकहरी नागरिकता इसका संघीय लक्षण नहीं है। कि भाई इकहरी नागरिकता भारत के संविधान के संघीय लक्षण नहीं होती है। भारतीय संविधान में
में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं और भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान तथा इसके साथ साथ कठोर संविधान, केंद्र राज्य में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि होते हैं। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आपातकाल की घोषणा, एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, समझौते को लागू करने, संसद की शक्ति आदि का उल्लेख इसमें किया गया है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन के एकात्मक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें पहला आता है लिखित संविधान, दूसरा कठोर संविधान, तीसरा आता है संविधान की सर्वोच्चता, चौथा राज्यपाल की नियुक्ति, पांचवा शक्तियों का विकेंद्रीकरण, छठा आता है राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और संवैधानिक संकट और एक सर्वोच्च न्यायालय। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सही दिया गया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है वह सही है, क्योंकि इसमें चौथा जो है, छठा जो आता है और सातवां, ये सभी जो हैं वह एकात्मक तत्व के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि निम्न में से कौन सा एक संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। पहला दिया गया है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, दूसरा राज्यपालों की नियुक्ति, तीसरा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और चौथा न्यायिक पुनरावलोकन और पांचवा अखिल भारतीय सेवाएं और छठा द्विसदनात्मक व्यवस्था पिका। तो इसके अंतर्गत बताना है तो इसमें आपका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें दूसरा, तीसरा और पांचवा इसके अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में संघीय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कहता है कि संविधान शासन की मूल संरचना का एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। दूसरा आता है कि एकात्मक सुझाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। तीसरा आता है कि दोनों संघ एवं राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न हो। चौथा आता है कि विधायिका, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ संघ एवं उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा कूट सही होगा। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा इसके अंतर्गत सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही है, क्योंकि बड़े देशों के लिए आदर्श केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं है। इसकी व्याख्या को देखें कि केंद्रीय शासन व्यवस्था या सरकार के एकात्मक स्वरूप की प्रमुख विशेषता में शामिल है, जैसे सत्ता का केंद्रीकरण, एकीकृत शक्ति, सरकार का त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, संविधान का लचीलापन, एकल न्यायपालिका एवं संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कानून की एकरूपता, एकल नागरिकता, आपातकाल की व्यवस्था आती है। परंतु यह आवश्यक नहीं होता है कि ऐसी व्यवस्था बड़े देशों के लिए आदर्श हो और बड़े देशों के संघीय व्यवस्था को बेहतर कार्य कर सकती है, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट दिया गया है कि कथन कहता है कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है। कारण कहता है कि भारत में संसदीय प्रणाली की गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि इसमें कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं, जो कि एक स्पष्ट विधि मान्यकरण होता है। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत कि कथन कहता है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। कारण कहता है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सत्य हैं, जो कि इसका स्पष्टीकरण भी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था। तो यह महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों लोगों के द्वारा दल विहीन प्रजातंत्र को प्रस्तावित किया गया था। समर्थन दिया गया था कि ये दलीय व्यवस्था दोनों के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। नेक्स्ट आता है कि कथन कह दिया गया है कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं को एक राष्ट्र का निर्माण करना है और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण कहता है कि विविधताओं के समंजन में एक सशक्त, ना कि कमजोर, एक भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें पहला कथन आता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। दूसरा कारण कहता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित होते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि नीचे दिए गए कूट में से कौन सा कूट सत्य है। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसमें पहला दूसरा दोनों सत्य हैं, जो कि सही व्याख्या करते हैं। इसमें कहा गया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में
मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपनी विशिष्ट तत्व मूर्त रूप से आज भी विद्यमान होते हैं और यह विभिन्न युगों और कालों से निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व इसमें समाहित होते हैं। नेक्स्ट आता है कथन और कारण, जिसमें कथन कहता है कि महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण कहता है कि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की भाव कामना का वाहक बनकर उभरा हुआ है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शन ए होगा, क्योंकि दोनों ही सत्य हैं जो कि सही स्पष्टीकरण भी रखते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान की वृहद होने का कारण है। तो इसके अंतर्गत वृहद होने का कारण आपको बताना है, तो ऑप्शन ए दिया गया है कि इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाहित है। ऑप्शन बी, इसमें विस्तृत प्रशासनीय प्रावधान है। ऑप्शन सी, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। ऑप्शन डी, यह संघ एवं राज्य सरकारों का संविधान है। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर बताना है, क्योंकि ऑप्शन में इसमें कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है। तो इसके स्पष्टीकरण को देखें कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके वृहद होने का कोई एक कारण नहीं होता, जिसमें सभी कारणों से संविधान का स्वरूप बृहदाकार हो जाता है, जिसमें आपका कोई भी विकल्प सही नहीं है, बल्कि सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य के अंतर्गत आता है कि इसमें ऑप्शन ए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ऑप्शन बी कि भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। ऑप्शन सी आता है कि फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। ऑप्शन डी में पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। तो ऑप्शन ए इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है इसमें के अंतर्गत की निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ की राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका। ऑप्शन बी, केंद्र राज्य की वे शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। ऑप्शन सी, संघबद्ध होने की इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ऑप्शन डी है संघबद्ध होने की इकाइयों के बीच सहमति का परिणाम है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें यह नहीं है। व्याख्या को देखा जाए तो देखा आता है कि भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों का राज्यपाल में असमान प्रतिनिधित्व, द्विसदनीय सरकार आदि शामिल होती हैं। जबकि भारतीय संघ की स्थापना में संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है। इसमें भारतीय संघ के राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, इसके अंतर्गत आता है, जिसमें भारतीय संघ राज्य क्षेत्र की जो ये विशेषता दी गई है वह नहीं है, क्योंकि यह अमेरिकी संघवाद की विशेषता को संदर्भित करता है। नेक्स्ट आता है कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। कारण आता है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। तो आपको इसके अंतर्गत बताना है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह ऑप्शन बी होता है, क्योंकि इसमें कथन और कारण दोनों सत्य हैं जो कि इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है, जिसमें परिसंघीय किंतु प्रबल, एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाने के इसके गुण के कारण ही इसे अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त होती है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों जिसमें 13, 32, 131, 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246, 372 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। इस तरीके से आता है। नेक्स्ट आता है कि कथन पहला कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण कहता है कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन ए होगा वो सही है कि इसमें कथन और कारण दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत क्वेश्चन 59 के अंतर्गत कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। या इसमें ऑप्शन डी होता है कि प्रकृति में संघीय किंतु इनकी भावना एकात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद की शहरी संघवाद किसने कहा है। तो यह जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है और यह एकात्मक है और इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों ने इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हुए कहा है कि जबकि कुछ विद्वानों ने इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है और जबकि केसी व्हीलर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। तो ऑप्शन डी होगा, केसी व्हीलर ने कहा था।
भारतीय संविधान के विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य का अच्छा संतुलन है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? केसी व्हीलर के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग के ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो यह BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है कि यह स्वीकार किया गया है कि संविधान को संघात्मक के तंग के ढांचे में नहीं ढाला गया है, जबकि यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट आता है कि मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने कहा हुआ है? तो यह आपका हर्बर्ट साइमन के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट आता है कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को किसने प्रतिबिंबित किया गया है? ऑप्शन ए, यदि विधियाँ अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है। ऑप्शन बी, यदि विधि नहीं होती है तो स्वाधीनता भी नहीं होती। ऑप्शन सी, कि यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। ऑप्शन डी, कि यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। तो इसमें आपको सही करता है ऑप्शन बी आता है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नांकित कथनों में से कौन सा विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो विकास प्रशासन की अवधारणा किसके द्वारा की गई थी? तो यह फ्रेडरिक W. रिक्स के द्वारा दी गई थी, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कहा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन की समानताओं का समर्थक है? तो यह हेनरी फ्यूल इनके समर्थक हैं, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण होगा। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? W.B. डॉनहम के द्वारा, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित है कि निम्नांकित में से कौन सा एक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी होगा कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित होगी, ऑप्शन सी होता है, जिसमें कहा गया है कि यह अवधारणा है जबकि यह प्रस्तुत और अगणतंत्रीय अवधारणा के प्रारूप के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से किन को विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? पहला दिया गया है कि शक्तियों का परिसीमन, दूसरा विधि के समक्ष समता, तीसरा सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व और चौथा स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा क्योंकि इसमें पहला, दूसरा और चौथा इसके अंतर्गत सही है। तो इसमें आपका तीसरा इसमें गलत है और पहला, दूसरा, चौथा सही है, तो ऑप्शन सी होगा। जिसमें आपका प्रोफेसर डाइसी ने 1885 में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन में लक्षण दिए थे। विधि की सर्वोपरिता, जिसमें विधि के सर्वोच्च है और राज्य की व्यक्ति एवं स्वेच्छाचारता का अभाव होना। किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन हेतु दंडित किया जा सकता है, अन्यथा किसी हेतु नहीं। और विधि के समक्ष समता में विधियों के लिए सभी समान होता है। विधिक भावना की प्रबलता होती है, जिसका तात्पर्य होता है कि संविधान के सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रताओं के निर्धारण करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का परिणाम होती है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी होगा क्योंकि यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। जिसमें कहा गया है कि यह किसी देश के संविधान का मुख्य उद्देश्य सरकार की प्रगति रूपरेखा को तैयार करता है और संविधान देश में सरकार के आधारभूत सिद्धांतों, संरचना प्रकारों की स्थापना के साथ व्यक्तियों के अधिकारों, स्वतंत्रताओं को परिभाषित करता है और संविधान में किसी देश की बुनियादी मौलिक कानून इसमें निहित होते हैं। अतः यह सरकार के अंतर्गत विभिन्न अंगों जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के उत्तरदायित्व भी निर्धारित होते हैं, जिसमें विधायिका संविधान में दिए गए निर्देशों, सीमाओं को ध्यान में रखते हुए कानून का निर्माण करती है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि किसी देश के संविधान का मुख्य प्रयोजन सरकार की शक्तियों को परिभाषित एवं सीमाबद्ध करता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि संवैधानिक सरकार वह है जो कि राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, और दूसरा आता है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन बी है वह सत्य है कि जिसमें केवल दूसरा कथन सत्य होता है। नेक्स्ट आता है इसमें कि परिभाषा में संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है एक सीमित सरकार, तो ऑप्शन डी होगा। सीमित सरकार की परिभाषा कहती है कि संवैधानिक सरकार के अर्थ में सीमित सरकार की सरकार और इसके तीनों अंगों जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका स्रोत लिखित स्रोत संविधान है। ये संविधान निहित उपबंधों के अधीन कार्य करती है। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाती है और ये सीमाएं एक रूप में मौलिक होती हैं और यह सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है।
नेक्स्ट आता है कि संवैधानिक सरकार से आशय है। क्या आशय है? ऑप्शन ए कि किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। ऑप्शन बी कि कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हों। ऑप्शन सी कि कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हों। ऑप्शन डी कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो इसमें ऑप्शन डी होगा कि इसमें संवैधानिक सरकार से आशय एक ऐसी सरकार से होता है जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध होता है, जिसमें शक्तियां संविधान के तहत परिसीमित होती हैं तथा सरकार अपने प्राधिकरण या शक्तियों के प्रयोग से संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती है। और संवैधानिक सरकार की व्यवस्था में सरकार के प्राधिकरण का स्रोत संविधान होता है। नेक्स्ट आता है कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक को आपकी स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेगी। तो इसमें ऑप्शन डी है, जो कि स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर देती है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ किसी व्यक्ति की बाहरी प्रतिबंधों के अभाव में व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना होता है, जो अंदर की संभावनाओं को विकसित करता है। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण और अभाव, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर स्वतंत्रता के पहलू होते हैं। ये पूर्णता एवं उपयुक्त अर्थ की स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करती है। यह किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा पर उस समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य होता है जब वह दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करने लगती है। नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने की अवसर के अंतर्गत किए गए कार्य दूसरों पर असर डालते हैं और इससे बाकी लोग प्रभावित होते हैं और उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। वही स्वयं को पूर्णता विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता की वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी संरचनात्मकता और क्षमताओं का विकास करते हुए इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। और यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत और अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज में समानता के होने का निहितार्थ यह है कि उसमें एक क्या होना। ऑप्शन ए विशेष अधिकार का अभाव होना, ऑप्शन बी अवरोधों का अभाव होना और ऑप्शन सी आता है इसके अंतर्गत कि प्रतिस्पर्धा का अभाव होना। ऑप्शन डी आता है विचारधारा का अभाव होना। तो इसमें आपको उत्तर बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है कि समानता का एक अर्थ है कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होता है और किसी विशेष व्यक्ति के विशेष अधिकार को नहीं दिया जाता है। और समाज के समानता होने का एक निहितार्थ है कि उसमें विशेष अधिकार का अभाव है। तो ऑप्शन ए इसमें सही दिया गया है। नेक्स्ट आता है कि भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं। तो पहला दिया गया है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। दूसरा आता है कि अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। तीसरा आता है कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। चौथा आता है कि उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसमें तीसरा कथन जो है सिर्फ वह आपका सत्य है कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति इसमें समान है कि किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही जो कि सकारात्मक या नकारात्मक ना करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की इस शक्ति के सापेक्ष छोटी होती है, क्योंकि इसमें विधेयक पर कोई कार्यवाही ना किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु किसी भी समयावधि का उल्लेख नहीं होता है। भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं में पॉकेट वीटो की शक्ति जो है वह विशेषता की ही समान होती है और भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास और अमेरिका में राज्यों के पास होती हैं। अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत के उच्च सदन में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। नेक्स्ट आता है कि दूसरे प्रशासनिक आयोग में कौन सा प्रतिवेदन भारत में स्वशासन की बाधाओं की पहचान करता है। तो इसमें ऑप्शन बी होगा कि यह नागरिक केंद्रित प्रशासन होगा, जो कि शासन के केंद्र बिंदु के तौर पर होता है। नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु तो निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है। ऑप्शन ए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन एवं राष्ट्रीय विकास परिषद। दूसरा ऑप्शन बी वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद। ऑप्शन सी एकल न्यायिक व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएं। और ऑप्शन डी आता है उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि इसमें
निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघात्मक की ओर खिसकी है? तो यह 1970 के दशक में खिसकी है, जिसमें कहा गया है कि 1960 के दशक में तो आता है कि इसमें देश के विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार है और ये होने लगा था और कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल गए थे। परंतु वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघात्मक में है और 1970 के दशक में खिसकी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी बहुमत में नहीं रही, इसके अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर ये वाला टॉपिक जो था वह फिनिश होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। नोट्स के अंतर्गत देखें तो इसमें आता है कि भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख राष्ट्रीय झंडे के रंगों, उसके मध्य के चक्र के महत्व को यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया था कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में सफ़ेद रंग सच्चाई के पथ पर चलने और आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफ़ेद रंग मध्य में अशोक चक्र धर्म की राज का प्रतीक है और चक्र प्रगति का प्रतीक होता है। चक्र जड़ता जो है वह प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है और ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। सबसे ऊपरी पट्टी में गहरा रंग केसरिया रंग जो कि साहस एवं प्रदर्शन का होता है। बीच का श्वेत रंग शांति और सच्चाई का प्रदर्शन और सबसे नीचा जो हरी पट्टी होती है वह उर्वरकता एवं समृद्धि का प्रदर्शन होता है। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह के स्तंभ से चक्र से लिया गया है। न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया था और संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया था। भारत का राज्य चिन्ह राज सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ था। मुंडोपनिषद में लिखा गया था कि भारत का राष्ट्रगान जनगण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया। इसके गायन की अवधि 52 सेकंड है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया हुआ था और यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ में लिया गया था। 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया और भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया। चैत्र मास की इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह में फाल्गुन होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया। चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को है, जबकि लीप वर्ष की शुरुआत 21 मार्च को होती है। गंगा नदी डॉल्फिन जो कि वैज्ञानिक नाम प्लेटानिस्ता गैंगेटिका है, जो भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया है। इस पर भारतीय मोर वैज्ञानिक नाम पावो क्रिटेशियस इसका नाम रखा गया है। फिर आता है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी के अंतर्गत है मोर का नाम आता है। बाघ जो होता है वह एक पैंथेरा टाइग्रिस जो कि वैज्ञानिक नाम है, जो कि राष्ट्रीय पशु है के रूप में स्वीकार किया गया और 2008 में भारतीय सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्रदान की गई। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये शॉर्ट नोट्स था। चलिए तो प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न आता है कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया? 1950 में, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि भारत की संविधान सभा का द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी में प्रारूप कब अपनाया गया था? तो हिंदी में 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट आता है कि संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन कितना होता है? 52 सेकंड का, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन का राष्ट्रीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 से, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत आपका क्वेश्चन
कि भारत के संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? तो इसे 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहला आता है कि भारत की संविधान सभा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई को 1947 को अपनाया गया था। दूसरा आता है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच 21 तीलियां हैं। तीसरा आता है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो इसमें जो आपका सही है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि अकेला इसमें पहला सही है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय ध्वज में जो है वह एक 24 तीलियां होती हैं और लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात होता है वह 3:2 के अनुपात होता है। तो इस कारण से आपका दूसरा और तीसरा कथन है वह असत्य है, पहला इसमें सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत, जिसमें पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो इस प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज एक मानक माप 600 मिलीमीटर और इंटू 400 मिलीमीटर है। दूसरा हम कथन देखा जाए तो ध्वज की लंबाई से चौड़ाई का अनुपात 3:2 के अनुपात में होता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि पहला कथन और दूसरा कथन, पहला गलत है और दूसरा कथन सत्य है। क्योंकि इसकी व्याख्या को देखा जाए तो राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से संबंधित नियम, रिवाजों, औपचारिकताओं और निर्देशों का उल्लेख किया गया। भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया, जिसके अनुसार भारतीय ध्वज का आकार आयताकार होगा और इसकी लंबाई एवं चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 3:2 होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का मानक माप 600 मिलीमीटर इंटू 400 मिलीमीटर नहीं हो और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मानक माप को निम्नलिखित परिस्थितियों में निर्धारित किया गया है, जिसमें कि जब आपका झंडे का आकार 1 हो तो उसमें एक तो 6300 4200 होगा, दूसरे झंडे का आकार 3600 से 2400, ये तीसरे का 2700 इंटू 1800 या 1800 1200 1350 1900 900 900 600 का होगा, 450 300 225 150 और 150 और 100 का होगा। तो इस तरीके से ये माप इसमें दिए गए हैं कि इसके आधार पर आपके झंडे का आकार का वर्ग आकार बनाया जाता है। तो ये आकार दिया जाता है, उसी के माप में बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो वह किसका प्रतीक है? न्याय का। कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के रूप में नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ के अशोक स्तंभ के पर बने चक्र से लिया गया है, जिसमें 24 तीलियां हैं जो कि आरे से हैं और यह न्याय का प्रतीक है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या कितनी है? तो आरों की संख्या को देखा जाए तो इसमें 24 तिल्लियाँ लगी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ऑप्शन सी होगा कि इसमें पैंथेरा टाइग्रेस है, जो देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट आता है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, कमल होगा, क्योंकि इसमें जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है इसका वैज्ञानिक नाम निलंबू न्यूसिफेरा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका पक्षी मोर है, जो ऑप्शन सी है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है, जो कि भारत की एक राष्ट्रीय वृक्ष बरगद और राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय बाग सत्यमेव जयते है, जो सारनाथ वाराणसी में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय पंचांग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। दूसरा कथन आता है कि राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ना तो एक है ना तो दूसरा है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर में शक संपत्ति पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है, सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, जो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च का और जो अधिवर्ष का होता है वह 21 मार्च को पड़ता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, संघ राज्य क्षेत्र, जो कि इस श्रृंखला का आपका 4th नंबर का टॉपिक है। संघ राज्य क्षेत्र के संदर्भ में जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा 2 स्वतंत्र पृथक प्रभुत्व वाले भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया।
देसी रियासतों के समक्ष 3 विकल्प प्रस्तुत किए गए कि भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देसी रियासतें थीं, जिनमें 549 भारत में शामिल हुई, जबकि शेष 3 जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर में भारत में शामिल होने से मना कर दिया। कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों या क्षेत्रों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। भाग का में वे राज्य थे जहां पर ब्रिटिश भारत के गवर्नर का शासन था। भाग खा के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। भाग गा में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के शासन था। भाग खा में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। संविधान के अनुच्छेद 1 के क्लॉज 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में कहा गया कि भारतीय संघ के नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना एवं संसद की शक्ति होगी। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों का परिवर्तन करने का संसद की शक्ति है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्यों को बनाने, उनमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन करने के संदर्भ में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। इस हेतु संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 में संशोधन नहीं माना जाएगा। वर्तमान में भारतीय संघ में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संसद संविधान में संशोधन करके ही किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की थी और इस आयोग की रिपोर्ट दिसंबर 1948 को पेश की गई थी। आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की और दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस.के. की कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु जेबीपी समिति का गठन किया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया और राज्यों के पुनर्गठन के अंतर्गत इसमें का आधार जो था वह भाषा होनी चाहिए। हालांकि पोटी श्री रामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य बन गया। स्वतंत्रता के पश्चात जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य जिसमें के.एम. पडिक्कर, N.N. कुंजरू थे। इस आयोग की कुछ जो अनुशंसाओं पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू किया गया। नए राज्यों के गठन के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। दूसरा आता है गुजरात, जो कि 1 मई 1960 को आता है। तीसरा आता है नागालैंड, जो 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। मेघालय 21 जनवरी 1972। मणिपुर 21 जनवरी 1972। उसके बाद आता है त्रिपुरा में 21 जनवरी 1972। सिक्किम 16 मई 1975। मिजोरम 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। गोवा 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। फिर आता है आपका झारखंड, जो कि 15 नवंबर 2000 को। और तेलंगाना 2 जून 2014 को आए। इस तरीके से गठित किए गए। चलिए तो अब इनके रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आता है कि संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन आता है कि भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का बना है। दूसरा कथन आता है कि भारत राज्यों का एक संघ है और जो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसमें आपका पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन सी होगा कि इसमें दोनों ही कथन सत्य आएंगे। अब नेक्स्ट आता है इसमें कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन संदर्भों में नामों से जाना जाता है। तो इसमें भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार क्या कहा गया है। राज्यों का संघ यानी कि यूनियन कहा गया है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार देता है। तो नया राज्य बनाने का अधिकार किसके अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नई राज्य के गठन की शक्ति निहित होती है, वह संसद में निहित होती है, ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट आता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित शक्ति का प्रावधान है, वह संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने में कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त होती है, तो यह आपका ऑप्शन ए होगा, संसद को। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, तो इसे संसद को है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के लिए सही नहीं है। पहला आता है कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। दूसरा आता है कि इस प्रकार की विधि संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान करती है। ऑप्शन सी आता है इसके अंतर्गत कि इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। और ऑप्शन डी, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे राज्य के विधानमंडल में भी निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं नाम में इनका प्रभाव होता है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन सी होगा। तो ऑप्शन सी आता है जिसमें कहा गया है कि नए राज्यों के निर्माण हेतु विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशिष्ट प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है और संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4 के क्लॉज 2 के अंतर्गत कहा गया है कि इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है 10वें नंबर पर का कि एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, ए होगा, क्योंकि इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य होता है। तो नया राज्य का विधेयक सृजित करने वाला क्या होता है, संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कथन कहता है कि भारत संघ नहीं है। कारण कहता है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति संघीय सत्ता से प्राप्त होती है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें पहला कथन जो है वह गलत है, दूसरा सही है। कि इसमें कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार कहा गया है कि भारत में राज्यों का संघ है या किसी राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य में विधानमंडल का विचार प्रकट करता है और अनुच्छेद 3 के उपरंतुक के तहत अपेक्षित होता है। किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं होते, अतः संसद बिना राज्यों के सहमति के भी ऐसा कर सकता है। तो इस कारण से ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है, इसमें राज्य की नहीं होती है। तो ऑप्शन डी होगा। नीचे दिए गए कथनों में से बताना है कथन और कारण के संदर्भ में। कथन कहता है कि किसी राज्य की सीमा का निर्धारण या बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार पर एक खास अवधि के लिए प्राप्त करते हैं। कारण कहता है कि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी है वह सही है, क्योंकि इसमें कथन और कारण दोनों तो सत्य हैं लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। बात है नेक्स्ट, इसके अंतर्गत व्याख्या देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है और इसी अनुच्छेद के परंतुक के अनुसार इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि यह विधेयक वर्तमान राज्यों के किसी क्षेत्र, सीमा या नामों को परिवर्तित करता है तो ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल को उस प्रस्ताव के विचार पर एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। हालांकि इस संबंध में राज्य विधानमंडल के विचार राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के लिए राज्य विधानमंडल पर विचार न प्रस्तुत करने की शक्ति या स्थिति में विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जिस कारण से दोनों तो सत्य हैं लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो संवैधानिक उपबंध कौन नहीं है कि एक राज्य का संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन डी होगा कि नए राज्यों का प्रवेश होता है। नेक्स्ट आता है 17वें नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कहा गया है कि पहला कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है।
इसके अंतर्गत दूसरा आता है कि इसमें कहा गया है कि एस किधर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। और तीसरा आता है कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष नहीं थी। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है इसके जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कहा गया था कि संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का अर्थ होता है कि संघ राज्य समझौता का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य संघ को अलग करने का अधिकार नहीं होता है। एस के धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। और 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को अस्वीकृत किया हुआ था। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों का संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा, अलग होने की मात्र वकालत करने की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन है ए है वह सही है, क्योंकि इसमें केवल एक कथन इसका सत्य है कि भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है। संघीय संसदीय संघ के नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकती है, राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं के नामों में परिवर्तन कर सकती है, साथ ही साथ यह कर सकती है और उनको नए राज्यों में मिलाकर उसका निर्माण कर सकती हैं। संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक हो सकने का अधिकार नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन ए दिया गया है। और इसमें संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 का में कहा गया है कि सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग में भारत की प्रभुता, अखंडता और राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों, न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है, जिसके अनुसार भारत में अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और संघ राज्य बनाए हुए हैं। तो ये 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए हुए हैं। नेक्स्ट आता है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों में स्थापित किया गया। 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। भारत में कितने राज्य और संघीय क्षेत्र हैं, तो इसमें से ऑप्शन डी होगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हों। जब संविधान का निर्माण हुआ था, जब 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि तेलंगाना राज्य बन जाने पर राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी, 28 हो गई थी। फिर इसके मतलब कि राज्यों के बनने पर इसकी संख्या 29 हो गई थी, 29 हुई थी गठन भारत में राज्यों की संख्या। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य के 2 राज्य क्षेत्रों को इसमें विभाजित करके वर्तमान में संख्या 28 है, तो इस कारण से इसमें उत्तर 28 दिया गया। लेकिन उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, तब उस टाइम पे संख्या इसमें आपकी 29 हो गई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। 8 संघ शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नांकित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, तो गोवा इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली एक है, एक केंद्र शासित प्रदेश। किस संविधान द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, वह 69वां संविधान संशोधन है, जिसके अंतर्गत दिल्ली को दर्जा दिया गया था। 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया था, जिसके अंतर्गत संघ दिल्ली को संघ राज्य श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया था। और संविधान के अनुच्छेद 239 के के तहत संघ राज्य क्षेत्रों को दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में उसके बनने के साथ ही वह सही मिलान करना है। पहला दिया गया है लक्षद्वीप, दूसरा दमन एवं दीप, तीसरा चंडीगढ़, चौथा आपका दादरा एवं नागर हवेली। तो इसके अंतर्गत आपको सही व्याख्या बतानी, मतलब कि किस वर्ष में किसका गठन किया गया था। तो लक्षद्वीप का गठन किया गया था आपका 1956 में, दमन एवं दीप का 1962 में, फिर चंडीगढ़ का 1996 में और दादरा एवं नागर हवेली का 1961 में। तो इस तरीके से आपका जो उत्तर है ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा। तो इसके अंतर्गत ये आपका उत्तर है। फिर नेक्स्ट आता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के विनिमय बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सही है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है कि 240 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज का अंडमान निकोबार द्वीप में। ऑप्शन बी में 240 का क्लॉज 1 का क्लॉज खा लक्षद्वीप ऑप्शन बी में है।
ऑप्शन सी आता है इसके अंतर्गत कि 240 एक का क्लॉज गा दमन और दीप और 240 का एक का क्लॉज घा जो होता है वह पुदुचेरी से संबंधित है। तो इस स्थिति में ऑप्शन डी होगा कि यह पुदुचेरी से संबंधित है। इसमें इस तरीके से ये आपके क्रम दिए गए हैं कि राष्ट्रपति के संदर्भ में कि राष्ट्रपति को ये शक्ति के अनुसार ये स्पेशल मतलब अनुच्छेद दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। पहला दिया गया है कि गोवा को 1947 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दूसरा आता है कि दीव खंबात की खाड़ी का एक टापू है। ऑप्शन सी दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन से गोवा से अलग किया गया। और ऑप्शन डी आता है कि दादरा एवं नागर हवेली को 1954 में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी होगा क्योंकि ये इसमें सत्य नहीं है। पहला दूसरा तीसरा इसमें सत्य है क्योंकि दादरा एवं नागर हवेली को 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि यह फ्रांसीसी शासन के। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के लिए पश्चात दादरा एवं नागर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिक्किम एक नया राज्य बना हुआ था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा कि 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, जिसके अंतर्गत 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था और अनुच्छेद 371F के तहत सिक्किम राज्य के संबंध में इसमें विशेष उपबंध भी दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सिक्किम से संबंधित है। पहला आता है कि 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया। दूसरा आता है कि वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। तीसरा आता है कि इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो इसका ऑप्शन डी होगा कि इसमें 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए भारत का अभिन्न अंग मान लिया गया और इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है क्योंकि यह पूर्ण हिमालय के हेल्थ स्पॉट क्षेत्र में आता है जो जैव विविधता से भरपूर है और यह मुख्य निवासी लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग इसमें आते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया था कब? 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जिसमें 35वें संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को भारत के संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट आता है कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया कब बना? 1975 में। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ में एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? 36वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट आता है निम्न में से संवैधानिक संशोधन मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया किसके द्वारा? 53वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। इसकी व्याख्या को देखें कि 53वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा मिजोरम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 371G के अंतर्गत मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए थे और 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारतीय राज्य का 23वां राज्य बन गया था। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है, इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए आता है इसमें कि राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, ऑप्शन बी राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके, ऑप्शन सी संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन डी होगा। तो इसमें आपका उत्तर डी आता है कि राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है और बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए, जिसमें कालानुक्रम दिया गया है। पहला आता है गोवा, दूसरा आता है तेलंगाना, तीसरा झारखंड और चौथा हरियाणा। तो इसमें सही क्रम को बताना है, जिसके अंतर्गत कौन सा क्रम होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन बी होगा, जिसमें बी के अंतर्गत इसमें पहले नंबर पर हरियाणा, फिर उसके बाद आपका गोवा, गोवा के बाद झारखंड, फिर तेलंगाना आता है। जिसमें एक क्रम दिया गया है कि गोवा जो है वह 30 मई 1987 को, तेलंगाना 2 जून 2014 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को और हरियाणा 1 नवंबर 1966 को इसके अंतर्गत गठन की तिथि निर्धारित की गई। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम दिए गए और बताना है। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा सिक्किम। तो इसमें एक क्रम है जो कि 4, 2, 1, 3 के फॉर्म में है, जिसमें सिक्किम, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड का स्थान आता है। इसमें आता है आंध्र प्रदेश का ये गठन देखा जाए तो आंध्र प्रदेश का गठन 1953 को 1 अक्टूबर को हुआ।
राजस्थान का 1956 में 1 नवंबर को, महाराष्ट्र को 1960 में 1 मई को, नागालैंड का 1963 में 1 दिसंबर को, हरियाणा का 1966 में 1 नवंबर को, हिमाचल प्रदेश का 1971 में 25 जनवरी को, मेघालय का 1972 में 21 जनवरी को, सिक्किम का 1975 में 16 मई को, अरुणाचल प्रदेश का 1987 में 20 मई को, छत्तीसगढ़ का जो हुआ था 2000 में 1 नवंबर को, उत्तराखंड का 2000 में 9 नवंबर को और झारखंड का 2000 में 15 नवंबर को हुआ था। तो इस तरीके से हुए थे। नीचे दिए गए राज्यों में भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है, इस क्रम में बताना है। तो इसमें पहले आपका एक क्रम जो है नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का एक क्रम इसमें निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप आया था 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट आता है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है झारखंड राज्य का अस्तित्व में आया हुआ था? 2000 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंतर्गत कि निम्न राज्यों के सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ और उनके गठन आरोही क्रम में बताना है, जिसमें हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा वह ऑप्शन इसमें सी दिया गया है, क्योंकि इसमें आपका पहले नंबर पर आता है नागालैंड, नागालैंड के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद मेघालय, मेघालय के बाद सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में निम्नांकित राज्यों को बनाने का सही क्रम है, तो किस तरीके से बनाए गए, जिसमें पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, सिक्किम। तो इसके अंतर्गत जो उत्तर है ऑप्शन बी है, क्योंकि पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। इसमें नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का स्थान दिया गया है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नांकित राज्यों के निर्माण में अवरोही क्रम है, जिसमें आता है हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान आता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए, जिसमें सूची 1 कहती है कि नागालैंड, झारखंड, तेलंगाना, सिक्किम आते हैं। सूची 2 में अस्तित्व में आने वाले का वर्ष दिया गया, जिसमें आता है आपका एक क्रम दिया गया है, जिसमें आपका ये इसमें कोई उत्तर सही से नहीं दिया गया। तो इसके एक्सप्लेनेशन को डायरेक्ट देख लेते हैं कि नागालैंड का जो गठन है 1963 में हुआ था, झारखंड का 2000 में, तेलंगाना का 2014 में, सिक्किम का 1975 में। तो इस तरीके से ये सभी सही हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नांकित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ? तो 1948 में इसमें किसी राज्य का गठन नहीं हुआ, तो इसमें ये गलत है। तो इसके अंतर्गत जो आपके देख लेते हैं, तो पश्चिम बंगाल का जो गठन है वह आपका 15 अगस्त 1947 को हुआ था, जब प्रोविंस में आता था। असम का 15 अगस्त 1947 को, पंजाब को 15 अगस्त 1947 को और हिमाचल प्रदेश का 15 अगस्त 1948 को हुआ था। तो इस तरीके से था और इसके स्टेट बनाए गए थे। ये पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब को 26 जनवरी 1950 को और हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा असत्य है? पहला दिया गया है कि मैसूर राज्य बनाम नया तमिलनाडु राज्य रखा गया, तो ये आपका ऑप्शन जो है वह असत्य है। इसमें 3 जो है वह सत्य है कि गोवा को दमन और दीप से अलग किया गया, बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित सूची में था, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है 1953 में की गई थी, जो कि इस विकल्प में है नहीं। तो इस कारण से ये आपका ऑप्शन ही गलत है। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित सदस्य कौन थे? तो इसके सदस्य कौन रहे हैं? पहले आते हैं सर तेज बहादुर सप्रू, दूसरे जस्टिस फजल अली, तीसरे KM पडिक्कर, चौथे हृदयनाथ कुंजरू। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन सी होगा, जिसमें जस्टिस फजल अली, KM पडिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू आते हैं, तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया उनमें से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए होगा, पट्टाभी सीतार मैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? आज़ादी के आधार पर भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ वह कब हुआ था? 1956 में, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? 1956 में। नेक्स्ट आता है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य जो था वह आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के आधार पर पहला राज्य बना? वह आपका आंध्र प्रदेश है।
आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अनुसार कथनों पर विचार करना है, जिसमें पहला कथन कहता है कि जस्टिस फजल अली के एम पड़ेक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। दूसरा कथन कहता है कि आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। तीसरा कथन कहता है कि संसद के पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका जो कथन है वह पहला और तीसरा कथन सत्य है और दूसरा कथन आपका गलत है। व्याख्या को देखें कि 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार ने राज्यों के सीमाओं में पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया हुआ था, जिसमें कहा गया था कि यह सिफारिशों में संसद द्वारा अधिनियमित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इसमें 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। जस्टिस फजल अली के एम पड़ेक्कर के कुंजरू राज्य की पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे और आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन में समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट आता है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन कोई भी नहीं दिया गया है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जो राजधानी हैदराबाद का नाम था वह अभी तक नहीं बदला गया है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन कहता है कि कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। दूसरा आता है कि 1948 में कांग्रेस में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा कथन दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत यहाँ पर ये आपका टॉपिक जो है वह फ्रेश होता है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 35वां अधिवेशन था वह 1920 में नागपुर में सी विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। भाषा की आज़ादी के बाद 1948 में संविधान सभा ने एस के धर के नेतृत्व में आयोग की नियुक्ति की हुई थी। इस आयोग में भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन को नकार दिया और दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा इस आयोग की संस्तुतियों पर विचार किया गया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया 3 सदस्यीय जेवीपी समिति के गठन किया गया और अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक नागरिकता, जो कि हमारी श्रृंखला का आज का लास्ट टॉपिक है। नागरिकता के संदर्भ में एक नोट्स को इस तरीके से देखें कि नागरिकता जो है वह भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक है और इसका उल्लेख किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया और भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है, जिसमें पहला आता है जन्म से, दूसरा आता है वंश परंपरा से, तीसरा आता है पंजीकरण से, चौथा देशीकरण से, पांचवा जो आता है अर्जित भूमि के समामेलन द्वारा। भारतीय नागरिकता का अंत 3 प्रकार से होता है, जिसमें पहला कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, दूसरा नागरिकता त्यागने पर, तीसरा सरकार द्वारा वंचित करने पर होती है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान के प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में अधिकार को उपबंध करता है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध करता है। अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसे भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। प्रवासी के रूप में रहने वाले व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों से तक, जो कि आवेदन के ठीक पूर्व 12 वर्ष की अवधि के लगातार तथा उसके 14 वर्षों में कुल 11 वर्ष की अवधि तक भारत में निवास करना अनिवार्य है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होते हैं। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है और वर्ष 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई है, जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार के आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में नागरिकता पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म की अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है और इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है
जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में प्रवेश किया। यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता और 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संबंधी नियम को अधिसूचित किया गया। चलिए तो इनके प्रश्नों को देख लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आता है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित हैं। वह भाग 2 के अंतर्गत आता है कि इसमें भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 6 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नागरिकता से भाग कितने में आता है? भाग 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद है भाग इसमें 5 से 11 तक इसमें अनुच्छेद आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान निम्न में से किस नागरिकता प्रदान करती है या एकल नागरिकता प्रदान करती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित में से विशेषताओं में कौन सी सही है, कि यह ऑप्शन या सी इसमें दिया गया है कि संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती किससे? भारतीय बैंकों में धन जमा करके। इसके लिए आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता को निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो ये कि इसे जन्म द्वारा, दूसरा रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, तीसरा रजिस्ट्रीकरण द्वारा, चौथा देशीकरण द्वारा, पांचवा जो होता है किसी भूभाग में भारत के सम्मेलन द्वारा, और भारतीय बैंक में धन जमा करने से वाणिज्यिक एक व्यवहार है, इससे नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता को खो देगा यदि वह पहला कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, दूसरा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तीसरा किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है और चौथा सरकार की आलोचना करता है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि भारतीय नागरिकता का जब वह परित्याग करता है और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता जब त्याग करता है तो इस कारण से देश की नागरिकता खो देगा, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। दूसरा आता है कि जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो वह केवल राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तीसरा आता है कि जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है वह किसी भी परिस्थिति में इसे वंचित नहीं किया जाएगा। तो प्रयुक्त कथन में से कौन सा कथन होगा? तो इसमें आपको उत्तर देना है। तो इसमें केवल एक सत्य है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास होता है। अब यहाँ पर इस तरीके से आपका पहला कथन सत्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 370 में प्रावधान हटाए जाने के पश्चात भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। यूएसए की भांति संघ राज्य क्षेत्रों में दोहरी नागरिकता और 2 या 2 से अधिक देशों की नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं बन सकते हैं, जिस कारण से ए ऑप्शन ए सही है। संविधान के अनुच्छेद 58 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज का में कहा गया है कि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने के लिए तभी पात्र होगा जब वह भारत का नागरिक हो। इसे जन्म से नागरिक होना अनावश्यक शर्त नहीं है और इस कारण से यह दूसरा कथन गलत है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 कहती है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है यदि उसे रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण का प्रमाण पत्र, कपट, मिथ्या व्यपदेशन या किसी तात्विक तथ्य को छिपाने का द्वारा अभिप्राप्त हो, यदि उसके भारत के संविधान के प्रति अमृत अप्रीतिपूर्ण दर्शित किया गया हो और यदि उसने भारत के किसी युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ विधि विरुद्ध व्यापार या संचार किया हो या वह 7 वर्ष निरंतर भारत में रह रहा हो। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन जो तीसरा है वह मतलब तीसरा कथन है वह गलत है, तो सिर्फ इसमें पहला कथन सही है। नेक्स्ट आता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। तो इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन सी है वह सही है, क्योंकि भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान में प्रवासित हो गए हैं वह इसमें अर्हत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई तक अंतर्विष्ट किए गए हैं। दूसरा आता है कि भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र हैं किंतु एक ही नागरिकता है। तीसरा आता है कि कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिकता है वह कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है।
है, तो इसमें जो आपका कथन है वह ऑप्शन डी है, क्योंकि इसमें केवल पहला कथन ही सत्य है। चलिए तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 से 371 आई में ए से आई में नागालैंड 371 ए, 371 बी में असम, 371 सी में मणिपुर, 371 डी में आंध्र प्रदेश तेलंगाना, 371 एफ में सिक्किम, 371 जी में मिजोरम अरुणाचल प्रदेश, 371 एच में और गोवा 371 आई राज्यों में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं, जिस कारण से कथन एक सत्य है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दो तंत्र हैं, जो कि संघ एवं राज्य है, लेकिन भारत में नागरिकता एकहरी है लेकिन अमेरिका में दोहरी, तो इस कारण से दूसरा कथन असत्य है। वे व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, जिसमें तीसरा कथन इसमें गलत होगा। तो उपयुक्त में से जो ऑप्शन डी है इसका केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस देश में दोहरी नागरिकता है, तो ये आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा नागरिकता अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने में सक्षम है, तो यह संसद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे, ऑप्शन सी होगा 7 वर्ष होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है, तो नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार ऑप्शन ए न्यायालय, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी आता है इसके अंतर्गत लोकसभा, ऑप्शन डी केंद्रीय सरकार, ऑप्शन डी राज्य सरकार। तो इसमें आपका कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का एक विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है, जिसके कारण इसमें संसद का नाम नहीं दिया गया है, तो इसमें कोई भी विकल्प नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कि नागरिकता विधेयक 2019 में संसद में कब पारित किया गया, 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था, जिसमें नागरिकता संशोधन विधेयक 2009 में 19 में लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया और उसकी तिथि को लोकसभा में पारित किया गया और 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित नियम 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किए गए। नेक्स्ट आता है कि नागरिकता कानून कब पारित किया गया, 11 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट आता है कि नागरिकता अधिनियम 2019 का क्या उद्देश्य है, ऑप्शन ए बांग्लादेशी और अवैध प्रवासियों को हटाना, ऑप्शन बी वास्तविक नागरिकों की पहचान करना, ऑप्शन सी आता है कि विदेशियों द्वारा सीमाओं की घुसपैठ की जांच करना, ऑप्शन डी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना, ऑप्शन ई आता है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपका जो श्रृंखला थी वह फिनिश होती है, मतलब कि श्रृंखला का लेक्चर दूसरा जो है वह यहाँ आज आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।